हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइड। मेरा नाम है आयुष कुमार घोष और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने राइटिंग प्रैक्टिस सेशन सी एस एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2025 एग्जामिनेशंस के लिए। आज हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस कौन से चैप्टर का करने वाले हैं? तो आज हम लोग एस बी आई एल का राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैंने क्वेश्चन पेपर यहाँ अच्छे से प्रिपेयर किया है। कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, कुछ रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस हैं एंड कुछ केस स्टडी है। तो मैंने यहाँ मिक्सचर प्रिपेयर किया है। इसको आज हम लोग लिखने वाले हैं। मेरे साथ साथ लिखना, तुम भी कॉपी निकाल लो और इससे हम लोग का बहुत बढ़िया राइटिंग प्रैक्टिस होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे राइटिंग प्रैक्टिस दिसंबर के एग्जामिनेशन से पहले आने वाले हैं। चैनल के साथ जुड़ जाओ और टेलीग्राम भी नीचे ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर मैं सारे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन तुम्हें दूंगा लिखने, तो तुम खुद से भी प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि एट द एंड एग्जामिनेशन में सबको अपना पेपर खुद ही लिखना होता है। तो वहाँ पर तुम्हें ये पेपर प्रैक्टिस करना होगा। मैं टेलीग्राम पे तुम्हें दे दूंगा, तो इसलिए टेलीग्राम भी ज्वाइन हो जाओ। और बस इतना बोलूँगा एंड बस अब स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं करूँगा। मैंने इस जो पेपर बनाया है, मैंने ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, इसमें मैंने 3 चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं, एमएसएमई, एलएलपी एंड एक और चैप्टर मैंने इंक्लूड किया कन्वर्जन। अब ये 3 चैप्टर मैंने क्यों इंक्लूड किया है? क्योंकि मैंने इनके वन शॉट रिवीजन तुम्हें करवाए हैं। इन तीनों के मैंने वन शॉट रिवीजन प्लस नोट्स तुम्हें प्रोवाइड किए हुए हैं। नीचे प्लेलिस्ट का लिंक लगा दूंगा, वहाँ से जाकर देख लो ये वन शॉट रिवीजन, अगर तुमने इसको नहीं पढ़ा है तो। एंड टेलीग्राम पे इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। तो उन 3 चैप्टर्स के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे करवाए हैं। अब इस क्वेश्चन को मैंने 2 पार्ट में बांटा है। पहले में सेक्शन ए इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एंड सेक्शन बी जो थोड़े से डिफिकल्ट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग सबसे पहले सेक्शन बी से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर मॉडरेट क्वेश्चन बन जाएंगे तो इजी क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएंगे। तो यहाँ पर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले हम लोग लास्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से पढ़ना। मैंने यहाँ मार्क्स भी अलॉट किए गए और अभी सजेस्टेड टाइम भी दिया है। अभी तुम्हें थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया है पर क्वेश्चन के लिए। जैसे जैसे हम लोग का प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा फिर मैं सजेस्टेड टाइम कम करता जाऊंगा, ठीक है। अब ध्यान से समझो। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से सुनना। ब्रीफली एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड एलिजिबिलिटी कंडीशन अंडर प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसको PMEGP भी बोलते हैं, फॉर प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये बात तुम्हें पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कहाँ से है। ये क्वेश्चन है MSME से। और मैंने तुम्हें MSME जब पढ़ाया था, मैंने बोला था कि MSME की जो स्कीम्स हैं उनको एक बार तुम्हें रीडिंग मारना है, उनसे क्वेश्चंस उठ के आते हैं। और ये क्वेश्चन उठ के आ सकता है PMEGP के ऊपर। अब हमें यहाँ पे 2 बातें लिखनी है। पहले तो उस स्कीम के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, और दूसरा उस स्कीम की में अगर तुम्हें आना है तो तुम्हारे क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस होने चाहिए। तो ये दोनों बातें अब हमें लिखना है। एग्जाम में ट्राई करना पॉइंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर लिखने का, तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स में लिखूंगा। चलो मेरे साथ साथ लिखना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ऊपर में आंसर लिखेंगे, आंसर 7, ठीक है। अब सबसे पहले मैं लिखूंगा ऑब्जेक्टिव ऑफ PMEGP, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ PMEGP, यहाँ एग्जामिनेशन में इसको फुल में लिखना, पूरा फुल फॉर्म, ठीक है। अब इस प्रैक्टिस करने टाइम तुम लिख सकते हो। चलो, सबसे पहला A नंबर, द मेन objective the main objective of pradhan mantri employment generation program is is to provide is to provide financial assistance to self employment, ठीक है। B point, its main focus is to generate
sustainable employment opportunities third point this scheme seek to achieve development of rural and urban areas by promoting MSEs। MSE मतलब होता है माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस। तो ये मैंने पॉइंट लिख दिया ऑब्जेक्टिव के बारे में। अब मैं यहाँ पे अंडरलाइंस भी करूँगा कीवर्ड। जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है वो है फाइनेंशियल असिस्टेंट का, ये मैं अंडरलाइन करूँगा, ठीक है। उसके बाद सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये मैं एम्प्लॉय करूँगा। और उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ रूरल एंड अर्बन एरियाज, ये मेरे कीवर्ड्स हो गए। एग्जामिनेशन में इसको अंडरलाइन कर लो, हो गया ऑब्जेक्टिव का काम। अब याद करो दूसरा क्वेश्चन था एलिजिबिलिटी। अब मैं यहाँ पे सेकेंड पॉइंट लिखूंगा एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी कंडीशंस। अब एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या है, अगर तुमने ये स्कीम के बारे में नहीं पढ़ा तो मॉड्यूल निकालो, ठीक है। अभी कोई दिक्कत नहीं है, देख देख के लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिखते लिखते तुम्हें आदत हो जाएगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन में सबसे पहला था दिस स्कीम इज अवेलेबल ओनली टू एन इंडिविजुअल। सिर्फ एक इंडिविजुअल को ही ये स्कीम मिलेगा, उसके अलावा इंडिविजुअल शैल बी attain the age of 18 ईयर, और वो मेजर होना चाहिए, 18 साल का होना चाहिए, तभी ये स्कीम उसको बेनिफिट देगा। तो ये थे एलिजिबिलिटी कंडीशन। अब अगर इस स्कीम में बात करें, इस स्कीम में होता क्या है, इस स्कीम में बेसिकली जो है वो 10% तुम्हें अपना पैसा लगाना पड़ता है प्रोजेक्ट कॉस्ट में, एंड बाकी का रेस्ट अमाउंट जो है वो बैंक तुम्हें फंड कर देगा। तो अगर इस स्कीम के बारे में मेरे को लिखने आता तो वो पॉइंट भी मैं ऐड करता, या फिर मैं ऑब्जेक्टिव में भी वो 10% वाला बात ना ऐड कर सकता हूँ। वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे है कि अगर मेरे को लगेगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़े से और मैं लेंथ बढ़ा सकता हूँ, तो मैं वो वाली बातें भी यहाँ पे इंक्लूड करूँगा, ठीक है। ये हो गया पूरा प्रोसेस कि कैसे लिखना है। अंडरलाइन कर दो इंडिविजुअल और 18 ईयर, बस खत्म। हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो चुका है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। अब हम लोग किस पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये तुम्हें दिखाई दे रहा है ना भाई। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो केस स्टडी लग रहा है मेरे को, 6 मार्क्स का, सजेस्टेड टाइम 9 मिनट है तुम्हारे पास, ठीक है। इसको मैंने अराउंड 5 मिनट में कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसको मैंने 5 मिनट में कंप्लीट कर लिया है, एंड मैंने यहाँ टाइमर लगा के रखा था, तो यहाँ मैंने अलॉट किया था 8 मिनट, मैंने 5 मिनट में तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते कंप्लीट कर लिया, ठीक है। चलो क्वेश्चन 6, ब्राइट स्टार प्राइवेट लिमिटेड विशेष टू कन्वर्ट इट्स इनटू अ पब्लिक कंपनी। इजी क्वेश्चन। एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना है, इससे हलवा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ ही नहीं सकता, ठीक है। और उसको फंड रेज करना है, तुम्हें स्टैट्यूटरी प्रोसेस बताना है कन्वर्जन का, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो बेसिकली बताना है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 लिखना शुरू करो। आंसर 6, ठीक है। चलो प्रोसीड्यूर ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी आर गिवन बिलो, ठीक है।
थोड़ा स्पीड में मैं बढ़ा रहा हूँ भाई, बहुत इतना स्लो नहीं लिखना है। ठीक है, चलो। पहला, सबसे पहले हमें पता है कि बी आर पास होता है, एस आर पास होता है, फिर एम जी टी 14 जाता है, आई एन सी 27 फाइल होता है और हमें सी ओ आई मिल जाता है आई एन सी 25 में। बट इसको लिखना कैसे वो ध्यान से सुनिए। कन्वीन अ बोर्ड मीटिंग, कंपनी शैल विद इन, कंपनी सॉरी विद इन नहीं, कंपनी शैल प्रोवाइड नोटिस, company shall provide notice to the directors of company for board meeting not less than 7 days before the meeting, not less than 7 days before the meeting, for agenda for following, oh, for following agenda। पहला, अप्रूवल ऑफ कन्वर्जन, दूसरा, लिख लो फिर मैं समझा भी दूंगा, ठीक है। अप्रूवल ऑफ कन्वर्जन, दूसरा। अगर तुम खुद से लिख पा रहे हो भाई तुम तो भाई, और अगर अभी नहीं भी लिख पा रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। अप्रूवल ऑफ, अप्रूवल फॉर कन्वर्जन, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ऑथराइज CS or any director to call, to send notice for general meeting, to call जनरल मीटिंग। अब मैंने ये पहले स्टेप में क्या लिखा है, पहला स्टेप ही इतना बड़ा है। देखो, हमें कन्वर्जन करना है तो हमें पूरा प्रोसीड्यूर लिखना होगा। ICSI मार्क्स तुम्हें इसी प्रोसीड्यूर के देगा, तुम मॉड्यूल खोलो, सेम इसी के जैसा मिलता जुलता तुमको प्रोसीड्यूर दिखेगा। सबसे पहले हमें बोर्ड मीटिंग करवाना होगा। एंड अगर तुम्हें डायरेक्टर चैप्टर पढ़ा है, ये बात डायरेक्टर चैप्टर से आया है, सेक्शन 173 यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर तुमने नहीं पढ़ा तो फिर छोड़ दो। एक कंपनी को नोटिस देना पड़ता है कि बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर आइए मीटिंग करिए, एंड वो नोटिस जो है 7 दिन पहले जाता है मीटिंग के, और उस नोटिस में हमको ये 3 चीज़ का अप्रूवल लेना होगा, ठीक है। अब पॉइंट बी लिखेंगे, पास बोर्ड रिजोल्यूशन ऑन एबव एजेंडा। एबव जितने एजेंडा है उस पर हम लोग बोर्ड रिजोल्यूशन यानी BR पास करेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखो, CS या ऑथराइज डायरेक्टर shall send notice to the shareholders for approval not less than 21 clear days before the general meeting or shorter notice, ठीक है। 21 clear days before the general meeting or any shorter notice along with explanatory statement। सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने से कुछ नहीं होता भाई, देख लो,
जिस सीएस या डायरेक्टर को ऑथराइज किया बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर ने कि हाँ तुम नोटिस वगैरह भेजोगे, वो बेसिकली नोटिस भेजेगा शेयर होल्डर्स को कि आइए एसआर पास करिए, हम लोग कन्वर्जन करने वाले हैं। तो ये नोटिस 21 क्लियर डेज पहले जाता है। ये बात कहाँ मिलेगा तुमको? ये बात सेक्शन 101 में मिलेगा कंपनीज एक्ट के, ठीक है, जनरल मीटिंग के चैप्टर में। और शॉर्टर नोटिस भी भेजा जा सकता है, ये भी सेम इसी का पार्ट है। एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी भेजा जा सकता है, यहाँ पे सेक्शन 102 लगेगा। जब भी स्पेशल बिजनेस होगा तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा। ये सब तुम तभी समझ पाओगे जब तुमने जनरल मीटिंग का चैप्टर पढ़ा है। अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो तुम कैसे लिखते? तुम सीधा लिखते CS एन ऑथराइज डायरेक्टर शैल नोटिस टू द शेयर होल्डर फॉर द अप्रूवल, बस यहीं पे तुम बात खत्म कर देते। मैंने वो सारे चैप्टर्स मेरे को आते हैं तो मैंने उनको यहाँ पर इंक्लूड किया है ताकि मेरे को एक्स्ट्रा मार्क्स अलॉट होंगे, बस सिंपल सा बात है। तुम्हें अगर नहीं आते हैं तो तुम यहाँ तक ही खत्म कर देते, बस इन्हें एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। उसके आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स आएंगे, पास SR फॉर कन्वर्जन एंड ऑल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? SR पास होने के बाद फिर याद करो सेक्शन 117। अगर तुम्हें याद नहीं होगा, नहीं पढ़ा होगा तो ये भी जनरल मीटिंग का पार्ट है। सेक्शन 117 बोलता है जब भी SR पास होगा हम MGT 14 फाइल करेंगे 30 डेज के अंदर, ठीक है। तो अब हम लोग को बेसिकली करना क्या है? MGT 14 और INC 27 दोनों हमें साथ साथ ले लेना है। एक बार मैं फॉर्म देख लेता हूँ भाई, मैं भी कभी कभी अपने आप को वो कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमें साथ साथ करना है। चलो, फाइल MGT 14 एंड INC 27 विद इन 15 डेज टू ROC। फिर ROC को हम ये दोनों फाइल करेंगे विथ फॉलोइंग अटैचमेंट्स, विथ अटैचमेंट्स के साथ हम लोग फाइल करेंगे। क्या क्या अटैचमेंट्स होंगे तो देख लो। पहला SR की कॉपी होगी। फिर सेक्शन 118 में एक मिनट्स प्रिपेयर होता है, मिनट्स की कॉपी जाएगी, ठीक है। सेक्शन 118 मिनट्स की कॉपी जाएगी। उसके अलावा छोड़ो भाई, सेक्शन मत लिखो, सिर्फ लिखो मिनट्स की कॉपी जाएगी, SR की कॉपी जाएगी एंड बोर्ड रिजोल्यूशन की कॉपी जाएगी। और फिर और उसके अलावा अटैचमेंट्स क्या जाएगा? कंपनी का ऑल्टर्ड MOA, कंपनी का ऑल्टर AOA, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं बेसिकली फाइल होंगे, अटैचमेंट्स में जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद रजिस्ट्रार ROC जो है वेरीफाई करेगा, वेरीफाई द सेम। ROC चेक करेगा कि हाँ भाई सही है कि नहीं, और इफ़ सेटिस्फाई, और अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो तुम्हें पता है वो क्या करेगा? रजिस्टर द चेंज, रजिस्टर द कन्वर्जन, इफ सेटिस्फाई रजिस्टर द कन्वर्जन एंड इशू न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अंडर, ओ भाई ये तो इनकम टैक्स वाला अंडर लिख दिया मैंने, अंडर INC 25। ले भाई हो गया, बस कन्वर्जन हो गया। यही सारे अटैचमेंट्स भी हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। देखो एक बार में नहीं होगा, तुम ये वीडियो दोबारा भी देख सकते हो या खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, खुद से सारे ये क्वेश्चन करना मेरे करवाने के बाद भी। Mr. Zenith LLP wants to alter its LLP agreement due to change in profit sharing ratio among partners. Explain the legal procedure and filing requirement for LLP. अब बेसिकली इसमें हमें LLP एग्रीमेंट उसको चेंज करना है, उसके हमें प्रोसीड्यूर्स लिखने हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी पीजी है, मैंने क्लास में भी करवाया। चलो इसको फट से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चलो आंसर 5। चलो क्या था क्वेश्चन? प्रोसीड्यूर फॉर ऑल्ट्रेशन ऑफ LLP एग्रीमेंट, प्रोसीड्यूर फॉर ऑल्ट्रेशन ऑफ LLP एग्रीमेंट, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमें कंसेंट लेना पड़ता है, ठीक है। LLP एग्रीमेंट shall be altered
only on the only by the consent, only by the consent of all पार्टनर्स। ठीक है, सबसे पहले हमें कंसेंट लेना होगा, उसके बाद आफ्टर कंसेंट, या ऐसे लिखो, आफ्टर ऑब्टेनिंग, आफ्टर ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ पार्टनर्स, ड्राफ्ट द न्यू ऑल्टर्ड LLP एग्रीमेंट। ठीक है, अब अगर तुम्हें ये नहीं पता कि कंसेंट से लेकर होना होगा, म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए ऑल्ट्रेशन के लिए, तो ये सब बातें तुम्हें अगर LLP एक्ट पढ़ा है तो सेक्शन 23 में ये सारी बातें हैं। ठीक है, तो ये सब तुम्हें कनेक्टिविटी के साथ पढ़ना होगा, तभी मज़ा आएगा भाई लॉ पढ़ने में। CS का काम ही है कनेक्टिविटी को समझना, नहीं तो लॉ तो सारे लोग पढ़ लेंगे। ये हो गया ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ पार्टनर्स, ड्राफ्ट करना है हमें न्यू ऑल्टर्ड LLP एग्रीमेंट। थर्ड पॉइंट इज ओके, यहाँ तक हो गया, फाइल द न्यू LLP एग्रीमेंट टू ROC, फॉर्म नंबर बताओ जल्दी, इन ई फॉर्म 3 में हम लोग LLP एग्रीमेंट फाइल करते हैं विथ फॉलोइंग अटैचमेंट्स, और ये फॉलोइंग अटैचमेंट्स जाएंगे, क्या क्या अटैचमेंट्स है देख लो। सबसे पहला ए पॉइंट, कंसेंट ऑफ पार्टनर्स, जो पार्टनर से कंसेंट दिया वो, ओल्ड LLP एग्रीमेंट, जो पुराना LLP एग्रीमेंट था, ऑल्टर्ड, जो न्यू ऑल्टर्ड LLP एग्रीमेंट है। ठीक है, LLP है मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, एनी अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, हो गया, बस खत्म, कुछ था ही नहीं भाई, इजी पीजी तो है, तुम लोग खामखा डरते हो यार CS इतना हार्ड क्वेश्चन। ये हो गया हमारा 3 भी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 भी खत्म। क्वेश्चन 4 देख लो क्या है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस अंडर उद्यम रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ऑल्सो स्टेट द बेनिफिट ऑफ अवेलेबल टू रजिस्टर MSME अंडर दिस एक्ट। अब हमें बेसिकली बताना है कि क्या हमारा प्रोसीड्यूर है। ठीक है, एंड ये प्रोसीड्यूर कहाँ मिलेंगे तुम्हें, बुक में एज इट इज़ मिलेंगे। ठीक है, लेकिन हमें अपने पॉइंट्स में लिखना है, क्योंकि अगर तुम बुक देखोगे तो भाई बुक में बड़े खतरनाक प्रोसीड्यूर्स हैं। चलो देखो, आंसर 4। सबसे पहले तो हमें प्रोसीड्यूर बताना है। देखो 2 क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला तो हमें एक्सप्लेन करना प्रोसेस कि रजिस्ट्रेशन लेंगे कैसे MSME का, दूसरा हमें बेनिफिट्स बताना है कि MSME के लेने के बाद हमें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, ये दोनों चीज़ हमें बताना है। चलो शुरू करते हैं। प्रोसेस ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन, MSME का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो उद्यम रजिस्ट्रेशन बेसिकली कहलाता है। चैप्टर मैंने पढ़ाया था, आई थिंक तुम्हें ये सब याद होंगी, अगर नहीं याद है भाई तो गड़बड़ है कॉन्सेप्ट में, जाके पहले पढ़ के आओ। ठीक है, A नंबर, चलो A नंबर नहीं लिखो, फर्स्ट पॉइंट से लिखो, फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन shall be filed is available online for फाइलिंग। फाइलिंग करने के लिए ऑनलाइन तुम्हारे पास ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा तुमको। ठीक है, उसके बाद आधार नंबर shall
need shall required to file the registration, ठीक है, आधार नंबर से हम लोग फिर रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल करेंगे। थर्ड पॉइंट, और अगर तुम मॉड्यूल खोल के बैठे हो तो देखना मॉड्यूल में भी ऐसे ही मिलते जुलते स्टेप्स हैं। थर्ड पॉइंट लिखो, रजिस्ट्रेशन, आधार नंबर, आधार नंबर ऑफ सोल प्रोप्राइट, आधार नंबर ऑफ ओनर इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर सोल प्रोप्राइटर खोलने जा रहा है, रजिस्ट्रेशन लेने जा रहा है, तो फिर वो आधार नंबर किसका लेगा? ओनर का, ठीक है। पार्टनर, मैनेजिंग पार्टनर, सॉरी फॉर डैट, मैनेजिंग पार्टनर, अगर पार्टनरशिप है तो, अगर पार्टनरशिप है तो मैनेजिंग पार्टनर का, और एचयूएफ करता अगर एचयूएफ है तो, ठीक है। आधार नंबर किसका जरूरत होगा? चलो चौथा पॉइंट, इन केस कंपनी या एलएलपी, जीएसटीआईएन, जीएसटिन, ठीक है, जीएसटिन एंड पेन इज रिक्वायर्ड। अगर कंपनी एलएलपी रजिस्ट्रेशन लेने जा रहा है तो उसको जीएसटिन और पेन भी देना पड़ेगा। सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा फॉर द पीरियड बिफोर द कंपनी या एलएलपी हैव पेन। कंपनी एलएलपी के पास जब पेन नहीं था उस पीरियड का उसको सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कि हमने कुछ गड़बड़ नहीं किया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, एंड आई थिंक सो हो गया भाई, एप्लीकेशन हो गया ख़त्म। बस यही प्रोसेस है, तुम्हें एग्जामिनेशन में यही लिखना है, हो गया। अब एक और क्वेश्चन था बेनिफिट्स। क्या क्वेश्चन था? बेनिफिट्स। अब बेनिफिट्स में बेसिकली हमें जनरल पॉइंट्स हमें लिखने होते हैं, ठीक है। ज़्यादा हमें जो है, एक मिनट रुको यार, चलो। हमें बेनिफिट्स में बेसिकली जनरल पॉइंट्स लिखने होते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। जैसे कि अगर तुम बेनिफिट की बात करो तो तुम खुद सोचो कि क्या बेनिफिट मिलेंगे रजिस्ट्रेशन होने से। सबसे पहले कोलेट्रल फ्री लोन मिलेगा, ऑब्वियस सा बात है, कोलेट्रल फ्री लोन मिलता है। टैक्स का बेनिफिट मिलता है, हाँ टैक्स का बेनिफिट मिलता है। प्रायोरिटी मिलता है, किस में मिलता है प्रायोरिटी? गवर्नमेंट्स के टेंडर में गवर्नमेंट ज़्यादा इसको इज्जत देती है बोले तो, ठीक है, ज़्यादा इज्जत देती है। एंड फिर कॉस्ट रिड्यूस होता है, इजी लेंडिंग हो जाता है, इजी लेंडिंग फ्रॉम बैंक, बैंक जल्दी पैसे देता है एमएसएमई को। हो गया, बस इतने पॉइंट्स लिखने हैं, ख़त्म। ये हो गए हमारे क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चंस, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस, हार्ड नहीं बोलूँगा मॉडरेट बोलूँगा। हमने चारों क्वेश्चन कर लिया। अगर इन चार में से तुमने दो भी कर लिए ना तो तुम सही अभी अच्छे से पढ़ रहे हो, और अगर तुम्हारे एक भी क्वेश्चन सही नहीं बने, मिलते जुलते नहीं है मेरे क्वेश्चन से, तो भाई तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स में गड़बड़ी है। तुम्हें कॉन्सेप्ट करने होंगे अच्छे से, दोबारा पढ़ो और दोबारा इस क्वेश्चन को करो। मैं टेलीग्राम पे ये क्वेश्चन डाल दूंगा। अब सेक्शन ए में आ जाते हैं। देखो, डिस्कस द प्रोसीड्यूर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी अंडर एलएलपी एक्ट 2008 एंड द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर इनकॉर्पोरेशन। ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा, ये मैंने अपने एलएलपी के क्लास में भी करवाया है। बेसिकली तुम्हें प्रोसीड्यूर्स बताना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट एलएलपी को फॉर्म करने के लिए लगते हैं, ठीक है। ये तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, खुद से प्रैक्टिस कर लेना, तुम्हारे बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ।
ठीक है। क्वेश्चन 2, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस एज पर नोटिफिकेशन। ये भी मैंने अपने नोट्स में एज इट इज़ पूरा लैंग्वेज लिखा हुआ है, तुम्हें क्लास में डिटेल में समझाया था कि एमएसएमई के क्या हैं। यहाँ बेसिकली तुम्हें 1 करोड़ 5 करोड़ वाला जो लिमिट है वो तुम्हें लिखना है, तो ईजी है, ये भी आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, घर में प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चाहो तो मेरे को भेज सकते हो, मैं चेक करके भी दे दूंगा। वैसे इसमें भेजने वाली क्या ही बात है, मतलब ईजी तो है यार, मैंने लिखाया भी ऑलरेडी, ये मेरे नोट्स में भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन एडवाइजरी कमेटी एंड एक्सप्लेन इट्स रोल अंडर माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। अब तुम्हें एडवाइजरी कमेटी को डिफाइन करना है। अब अगर तुम्हें पता नहीं है कि ये कहाँ से क्वेश्चन है, तो ये एमएसएमई का क्वेश्चन है। एंड अगर तुम्हें बता दूँ मैं, तो एडवाइजरी कमेटी होता क्या है, जब चैप्टर पर आया था तो मैंने अच्छे से बताया था। आंसर 1 लिखो इसको, आंसर 1। ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज ए। अब बोलोगे इसका सेक्शन कैसे याद है, क्योंकि भाई स्टार्ट ही इसी से होता है, तो इसलिए ये याद रहेगा, इसलिए आराम से याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। एडवाइजरी कमेटी, एक बार मैं भी देख लेता हूँ भाई, हाँ ए से ही है। ठीक है, एडवाइजरी कमेटी, ओहो, एडवाइजरी कमेटी, advisory committee is a committee constituted by central government for the promotion of MSME। ठीक है, फॉर द प्रमोशन ऑफ एमएसएमई। डिफिनेशन में बस इतनी ही बात लिखी हुई है, लेकिन दूसरा पॉइंट है कि इसका रोल क्या है। अब रोल कैसे लिखेंगे, चलो, रोल ऑफ एडवाइजरी कमिटी, सबसे पहला, कंसिडर द फैक्टर affecting development and promotion of MSME। ठीक है, सबसे पहले ये तो फैक्टर देखता है कि क्या क्या इफेक्ट कर रहा है एमएसएमई के। ठीक है, हेल्प इन, हेल्थ से पहले ये लिखो, चलो, provide suggestions for the development, of central government। एक मिनट रुको, आवाज आ रही है, रुक जाओ। क्या प्रोवाइड करता है, सजेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई टू सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड लास्ट होपफुली हमारा लास्ट पॉइंट, हेल्प सीजी टू फॉर्मुलेट स्कीम्स फॉर एमएसएमई। इसी के साथ हमारा वीडियो होता है ख़त्म। सारे राइटिंग प्रैक्टिस मैंने करवा दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ये तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आई होप कि तुम प्रैक्टिस कर लोगे, एंड ऑल द बेस्ट।